हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। आज जो है ना सीरीज का सेकंड वीडियो है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अगले वीडियो में, जो कि क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आया था। और आप लोगों को मैंने एक छोटा सा टारगेट दिया था कि 10 के व्यूज और 1 के लाइक, लेकिन आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया और 1 के लाइक तो आप लोगों ने आसानी से अचीव करा दिया, लेकिन आप लोगों ने व्यूज नहीं कराया। इसका मतलब आप लोग वीडियो को और ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी ये आपका जो मैं टारगेट है ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है, एक दिन में आप लोगों ने लाइक तो किया, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने वीडियो को शेयर भी किया, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल बनाया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो जाकर फॉलो कर लो। सरवन 20,000 माई इंस्टाग्राम आईडी, आप लोगों को लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना होगा। अगर इस टारगेट को पूरा करते हो तभी मैं इस सीरीज को आगे ले जाऊंगा, ठीक है। तो इस टारगेट को पूरा करना होगा 10 के व्यूज और 1 के लाइक। तो जल्दी से चलो आप लोग वीडियो को शेयर कर दो अभी, ताकि आप लोगों को पता चल सके हाँ ये टारगेट पूरा हो जाएगा। तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, ठीक है। सीरीज का पहला वीडियो, अब ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसे मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग इतिहास के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आते लघु उत्तरीय प्रश्न है उससे देख लेते हैं। पहला प्रश्न, किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? वो कौन से प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार थे जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? ठीक है, बहुत ही अच्छे से लिखा है ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, शेयर कर देना। पहला उत्तर है फ्रेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में। इसका उत्तर आप लोग नोट कर लो, फ्रेडरिक सारियू ने सन 1848 ईस्वी में। तो पहले प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। नोट करते चलिए आप लोग इस क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला प्रश्न का उत्तर यही है कि किस फ्रांसीसी चित्रकार या फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो वो है फ्रेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मन राष्ट्र जो था उसका रूपक क्या था? रूपक, ठीक है, और वह किस बात का प्रतीक था? तो आप लोग जानते होंगे कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, ठीक है। देखो, जर्मन राष्ट्र जो है ना उसका रूपक था जर्मेनिया। क्या था? ये था, ठीक है, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक था। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। जर्मेनिया जो था ना जर्मन राष्ट्र का रूपक था, लेकिन वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मेनिया वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, जो पहनती थी या पहनती हैं, ठीक है। तो जो जर्मेनिया था ना, जर्मेनिया वो वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, क्योंकि जर्मन जो वलूत वीरता का प्रतीक है, वलूत वीरता का प्रतीक है, जर्मन जो है ना वलूत वीरता का प्रतीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। दोनों क्वेश्चन का पहले आप लोग आंसर नोट कर लो, क्वेश्चंस नोट कर लो, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लो। तीसरा नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। रॉलेट एक्ट क्या था? ये रॉलेट लिखा हुआ है, रॉलेट टा है, ठीक है, टा। तो रॉलेट एक्ट जो था ना 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। एक क्या था? पहले तो समझ लो, कानून था, ठीक है। रॉलेट एक्ट कोई नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई नाउन नहीं है, ये एक कानून था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों को पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर दो और 2 साल कर लेते थे, या कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट जो था ना वो 1919 में कानून पारित हुई थी। जो कानून होता है, नए नए कानून आते हैं, तो ये भी एक कानून था कि भारतीय जो है ना इंडियन, उन पर बिना मुकदमा चलाए,
कोई भी मुकदमा ना चलाया जाए कि लड़े मुकदमा जीते, ये सब नहीं, बिना मुकदमा चलाए उन पर शंका के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। शंका है तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल कितने 2 ईयर यानी कि 2 ईयर उन्हें जेल में कैद कर दिया जाता था, अर्थात बंद कर दिया जाता था। ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक कानून था, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 3 है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए और आप लोगों को नोट भी करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा 1 के लाइक आपको सुबह तक ले जाना है और 10 के व्यूज। तो जल्दी से आप लोग इस टारगेट को पूरा करो और आपको दूसरा वीडियो जल्दी से मिल जाएगा सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड लघु उत्तरीय प्रश्नों का। तो अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब या फिर कब और क्यों वापस लिया गया। जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। पूछेगा कब, तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस लिया गया, ठीक है, इतना लिख सकते हो। अगर इतना ही पूछे असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया तो 1922 ईस्वी में, लेकिन क्यों लिया गया तो वो आपको याद रखना है, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, चौरी चौरा की घटना के कारण जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया गया था, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ हर एक चीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या महत्व, क्या मतलब है। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में जो दुनिया है, ये जो दुनिया है वो सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या महत्व है। तो यहां दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध में वृद्धि होना। जो विभिन्न महाद्वीप हैं, विभिन्न महाद्वीप के व्यक्ति जो हैं उनके मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि हो रही थी, इसीलिए कहा गया कि हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब आप लोग जान गए होंगे कि यहां दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होना, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो आपको लाइक जरूर करना है, ठीक है। अब आप लोग ये देखो, प्रश्न नंबर 5 हो गए। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलें। ये आपका प्रश्न नंबर 6 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना से चैप्टर से। तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। ये भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण दोनों एक ही हैं। अब दोनों एक ही हैं तो एक ही डिफिनीशन होगा। तो आप लोगों को मैं डिफिनीशन बता देता हूं, उसे नोट कर लो फिर याद कर लो। अगर नोट करोगे तो बढ़िया से याद होगा। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आंसर है, उसे लिख कर याद करो, 100.1% आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो नहीं वैसे याद कर लेंगे तो कभी नहीं याद होने वाला है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में वहां लिखना है, कोई कथा नहीं सुनाना है कि ऐसे खड़े हो जाओ और सुना दो बस हो गया काम, बोर्ड एग्जाम खत्म। नहीं, आपको वहां लिखना है, एक एक सेंटेंस को लिखना है, एक एक क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, ठीक है। तो आपको लिखना भी सीखना है, हैंड राइटिंग भी सुधारना है, और आप लोग अगर लिखोगे ज्यादा से ज्यादा तो हैंड राइटिंग भी आपका सुधरेगा और प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर है एक देश का अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही भूमंडलीकरण कहलाता है, या भूमंडलीकरण कहलाता है, या वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। यहां से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। कह रहा है कि एक देश हो, एक देश की अर्थव्यवस्था हो, या दूसरे देश की अर्थव्यवस्था हो, या फिर संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था हो। जैसे एक देश की अर्थव्यवस्था हो या दूसरे देश की अर्थव्यवस्था हो, या फिर पूरे देश, पूरा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था हो, ठीक है। अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा रहना, जैसे एक दूसरे जो है, एक दूसरे देश, उनके जो क्षेत्र हैं उन्हीं से जुड़ा रहना, एक दूसरे से जुड़ा रहना, उन्हीं को कहते हैं भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण,
ठीक है। तो इतिहास में मैं आप लोगों को इतना जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बता दिया हूं, अगर आप लोग और भी याद कर ले तो आपका लिए अब ज्यादा बेटर होगा, लेकिन इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और भी वीडियोज आपको दिए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र की जितने भी अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं उसे अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र का पहला प्रश्न आपके सामने है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है। जो बेल्जियम होता है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है। तो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे जहां वो रहते हों, डच एंड फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे जहां रहते हों, अपनी भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। अपनी भाषा, अपने लैंग्वेज के आधार पर वो अपने सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। आप लोग नोट जरूर कर लीजिए, अगर आप लोग नोट बनाओगे तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम जैसे ही नजदीक आएगा बहुत ही आप लोगों को हेल्प मिलेगा, ठीक है, उस नोट्स से। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। आप लोगों ने देखा होगा, गठबंधन सरकार का नाम सुना होगा कि ये पार्टी गठबंधन कर लियो जीत गई। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, ठीक है। क्वेश्चन है, इसका आंसर बताऊंगा। देखो, एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, दोनों मिलकर एक पार्टी बन गई, तो अगर इनके पास कम है और इनका दोनों को मिला लिया जाए तो वैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं एक राजनीतिक पार्टी है दूसरी राजनीतिक पार्टी से मिल जाए, इसी को कहते हैं गठबंधन सरकार। और गठबंधन सरकार अगर हो जाती है तो सरकार जीत जाती है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो जाते हैं देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व के संघात्मक राज्यों का नाम लिखिए। जो विश्व के ओनली 2 संघात्मक राज्य के नाम लिखने हैं, तो वो आपके सामने क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, भारत और अमेरिका। भारत एंड अमेरिका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं, अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है। अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है, इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तब मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। थोड़ा सही कर लें पेज। देखो ध्यान से समझना, अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है ना 1966 में उभरा। कब हुआ? अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। कितने साल चले? इधर 4 यानी कि 5 यानी कि लगभग 9 ईयर, ठीक है, चला। कितना? 9 ईयर, ठीक है। तो 1966 में उभरा तथा 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया उग्र था। जो नस्लवाद थे, नस्लवाद, उसको लेकर आंदोलन का रवैया जो था ना वो उग्र था, मतलब उग्र था, ठीक है। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिस्सा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। जो अमेरिका है, अमेरिका में नस्लवाद चलता था। नस्लवाद को मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है, ठीक है। समझ में आया? नोट कर लो, नहीं समझ में आया नोट कर लो, 2 बार पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो नोट दिस क्वेश्चन एंड आप लोग आगे देखिए। प्रश्न नंबर 5, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी? 2 तर्क दीजिए, ओनली 2 तर्क, यानी कि 2 तर्क देना है। लेकिन आप लोगों को मैं दोनों बताता हूं कैसे होगा। प्रश्न नंबर पहला तर्क, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको बढ़ावा मिलेगा, ये आपका पहला तर्क है। सेकंड तर्क है, बहुसंख्यकवाद तथा अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा। मतलब दोनों को बढ़ावा मिलेगा। नंबर फर्स्ट सांप्रदायिक को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद, इन दोनों को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है।
तो ये नागरिक शास्त्र का 5 क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, और भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पहले अभी अर्थशास्त्र का नहीं, पहले इसका 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के भी लिए भी एंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो भारत के 2 पड़ोसी राज्य के नाम आई होप कि आप लोग जानते होंगे, वी नो डैट, बट मैं आपको बताता हूं। देखो श्रीलंका एंड नेपाल, ये भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन? श्रीलंका एंड नेपाल, ये 2 कंट्री हैं जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं। प्रश्न नंबर 7, कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है? कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है? ठीक है, नाम सुना है, कानून का शासन किस शासन व्यवस्था का नाम है? देखो आपके सामने है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत है। देखो तो ये आपका जो नागरिक शास्त्र है उसका जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु है उससे मैंने बता दिया, और भी होंगे तो वो आप लोग याद कर लेना, या फिर मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे अर्थशास्त्र और फिर भूगोल में, ठीक है। तो चलो देखते हैं अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुत ज्यादा स्टूडेंट मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना, ठीक है। अगर अब नहीं करोगे तो बेकार है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है अति लघु जो आपका अर्थशास्त्र का है, पहला प्रश्न, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? जो केरल है, केरल जैसे केरल है और अन्य जो हैं अदर स्टेट हैं उनकी तुलना में केरल में जो शिशु मृत्यु दर, जो शिशु यानी कि छोटे बच्चों की मृत्यु दर कम क्यों है? देखो केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण नंबर फर्स्ट, केरल की जो साक्षरता है ना दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, मतलब इसका जो साक्षरता है वो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है केरल का, ठीक है, केरल का। सेकंड है केरल में निवल होता है उपस्थित अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में उच्च है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि आपका अर्थशास्त्र का है, ठीक है। इसके बाद भूगोल भी अभी देखने वाले हैं, तो ध्यान से लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप लोगों को इस सीरीज आपको लास्ट तक देखना है, टारगेट पूरा करना है 10K व्यूज और 1K लाइक एक दिन में सुबह या शाम तक, ठीक है। तो आपको ये करना होगा। प्रश्न नंबर 2 है मौसमी बेरोजगार क्या है? मौसमी बेरोजगार समझना, जैसे मौसमी सब्जियां होती हैं, मौसमी फल होते हैं, मौसमी पौधे होते हैं, वही होता है मौसमी बेरोजगार, ठीक है। जैसे आपने आम का बगीचा लगाया और आप आम का मतलब आम ही बेचते हो, ठीक है, आम का बगीचा लगाया उसे तोड़कर बेचते हो, वही आपका रोजगार है। अब समझो जब आम का सीजन आएगा तभी तो आप उस चीज को बेचोगे, सेल करोगे मार्केट में। अब सोचो आपके 12 महीने में या फिर 2 से 3 4 5 महीने ये रहते हैं, अब जो बचे हैं उसमें आपके पास कोई रोजगार नहीं है, साल में कुछ महीने आपको रोजगार मिलेगा। जैसे आम आप सेल करते हो तो आप जैसे वहां से लिए तो इसका मतलब कि आपका जो कुछ महीने साल में आम भी होते हैं, तो वो जो है ना कुछ साल आप रोजगार रहोगे फिर आप बेरोजगार हो जाओगे, तो वही है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता है, साल में कुछ महीनों ये बेरोजगार रहते हैं। देखो साल जो 12 महीना है, 12 महीने में 12 महीना काम नहीं मिलता है, इनको साल के कुछ महीनों में काम मिलता है जिसमें ये रोजगार रहते हैं, और कुछ महीनों में इन्हें कुछ काम नहीं मिलता जिसमें ये बेरोजगार रहते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार रहते हैं, जो साल के कुछ महीने हैं उसमें ये लोग बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताओ। जो भारत के 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका नाम बताना है। नंबर फर्स्ट टाटा मोटर्स एंड एशियन पेंट्स, ये दोनों आप लोग याद कर लेना, ठीक है। आप लोग टाटा मोटर्स भी देखे होंगे, कई सारी टाटा गाड़ियां चलती हैं, और एशियन पेंट भी देखे होंगे, घरों में जब रंगाई की जाती है या फिर और भी कुछ पेंट किया जाता है तो एशियन पेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नाम याद रखना है। प्रश्न नंबर 4, कोपरा कानून क्या है? जो कोपरा कानून है ये क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है कोपरा कानून क्या है। तो
आप लोग ध्यान से सुनिए कोपरा कानून के बारे में। देखो सन 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। कब? 1986 में, ठीक है, 1986 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बनाया गया, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध था। मतलब 1986 ईस्वी में एक कानून बनाया गया था जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, जो कि अर्थशास्त्र का है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण जो है वो क्या है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5 में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 में आपको उदारीकरण के बारे में बताना है। तो उदारीकरण आप लोगों को समझना होगा, सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों पर से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। सरकार द्वारा जो उनके निजी क्षेत्र हैं वहां से जो अवरोध है, अवरोध जो जैसे रास्ता होता है ना उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, उन्हें हटाना। प्रतिबंध जो होते हैं, जैसे प्रतिबंध लगा दिया गया, ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये इस गांव से बाहर नहीं जाएंगे, ये मतलब ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, तो उन सबको हटा देना ही उदारीकरण कहलाता है, अर्थात फ्री कर देना, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 है। अब हम लोग भूगोल के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसे देख लेते हैं। भूगोल का इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ भी चुके होंगे पहले, लेकिन अब आप लोगों को सीरीज पढ़ाया जा रहा है तो सीरीज में इसे पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सीरीज में इसे मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं, ठीक है। पहला प्रश्न, भूगोल का पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन तो आपको याद ही करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देख लो, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो भारत है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपको याद रखना है, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। जो ये मिट्टी है ना बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना स्टूडेंट बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये आई होप की नदियों के अवसादों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का आंसर आपको विथ आंसर के साथ दिया जा रहा है, तो इसे नोट कर लो और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। जल्दी से 10 के व्यूज और 1 के लाइक होना चाहिए सुबह तक, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन क्या है? उदाहरण दीजिए। जो जैव संसाधन है और अजैव संसाधन है वो क्या है उसका उदाहरण देना है, ठीक है। तो वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जो जीवित होते हैं, जो सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, वही आपके होते हैं जैव संसाधन। जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, पशुधन, ये सब आपके जैव संसाधन है जो जीवित होते हैं, जिसमें जीव होते हैं, ठीक है। तो और जिनकी जीवमंडल से होता है, मतलब प्राप्ति जीवमंडल से होती है, ठीक है। तो ये आपका जैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, मतलब जो निर्जीव होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, निर्जीव होते हैं, जिनमें जीव नहीं होते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं, ये सब आपके अजैव संसाधन हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आ जाता है निम्नलिखित में से अजैव संसाधन है वनस्पति, मनुष्य या फिर चट्टानें या फिर पशुधन। तो आपको टिक मारना है चट्टानें, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है भैरवदेव डाक व सेक्चुरी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है राजस्थान के अलवर जिले में। कहां स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले में, ठीक है। राजस्थान के अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन, गहन कृषि की 2 विशेषता लिखिए। जो गहन कृषि होता है, गहन कृषि की 2 विशेषता बताना है, ठीक है। तो गहन कृषि की 2 विशेषता कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद व सिंचाई का प्रयोग कीजिए। मतलब अगर आपको अधिक मात्रा में मतलब उत्पादन करना है तो आपको अधिक मात्रा में सिंचाई करना होगा, अधिक मात्रा में रासायनिक खाद डालना होगा, ताकि अच्छा मतलब फसल उगे और अच्छे ज्यादा से ज्यादा आपको अनाज मिले, ठीक है। तो अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग करना होगा। अगला देखो, भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि में कई फसलें उगाई जा सकती हैं, मतलब कई फसलें उगाई जा सकती है। भूमि का आकार छोटा है, इतने में कुछ दूसरा उगा लो, इतने में कुछ दूसरा, मतलब आप कई प्रकार के फसल उगा सकते हो, ठीक है।
5वां नंबर क्वेश्चन, बायोगैस उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? देखो बायोगैस उत्पन्न होती है ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न होती है। बायोगैस कैसे उत्पन्न होती है? इन्हीं सबके द्वारा बायोगैस उत्पन्न होती है। मतलब झाड़ियां हैं, कृषि अपशिष्ट जो पशुओं के अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, और मानव जनित अपशिष्ट उपयोग से, घरेलू उपयोग से ये बायोगैस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है, बायोगैस कैसे उत्पन्न होता है ये आपको बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 5 आपको समझ में आया। फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 6, भारत द्वारा निर्यात होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। भारत द्वारा निर्यातक होने वाली या निर्यात होने वाली वस्तुओं का नाम बताना है। देख लो आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो भारत द्वारा निर्यात होने वाली या जाने वाली वस्तुओं में जूट के सामान, चाय, मैंगनीज, लोहा, तंबाकू, रत्न, रसायन या उत्पादन आदि प्रमुख हैं। ये सब भारत की निर्यात हैं, निर्यात वस्तुएं हैं। ठीक है, निर्यात, रोपण फसल या रोपण कृषि की 2 विशेषता बताना है। रोपण कृषि की 2 विशेषता, देखो रोपण कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्रों में की जाती है। जो रोपण कृषि है वो बहुत ज्यादा क्षेत्र लंबी चौड़ी हो वहां की जाती है। इस कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर बहुत ज्यादा खेत है तो उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी और बहुत सारे श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी। तो ये हैं हमारे जितने भी इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं कम समय में, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी आप लोगों को कराया है। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोग इसे नोट कर लोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आप लोगों को एक छोटी सी सरप्राइज है जो आप लोगों को करना होगा। देखो अगर आप लोग अभी भी सो रहे हो तो जाग जाओ। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, आपको स्ट्रगल करना होगा। अगर आप लोग अच्छे मार्क अचीव करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो, इतना ज्यादा शेयर कर दो कि सुबह तक 10 के व्यूज और 1 के लाइक हो जाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने हमें एक वीडियो पर प्यार दिखाया है, 1 के लाइक एक दिन में करा दिया है, लेकिन व्यूज भी आपको कराना होगा, क्योंकि आपको वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो Servan20,000 माई इंस्टाग्राम आईडी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सीरीज का पहला वीडियो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे सामाजिक विज्ञान के बना दिया गया है, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखिए, क्योंकि सीरीज के पहले वीडियो से आप लोग कंटेक्ट रहिए और देखते रहिए। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।